अब बात हो रही है कि सभी अम्ल और क्षारकों में क्या समानता थी। तो आप ध्यान से देखो, जब आपने अम्ल को अभिक्रिया कराई थी किसी धातु के साथ में, ठीक है, तो आपको क्या मिला था भाई, लवण मिला था। क्या मिला था आपको, लवण मिला था, एक नमक मिला था। और लवण के साथ में आपको कौन सी चीज मिली थी, तो हाइड्रोजन गैस जो थी वो बाहर निकल रही थी। इसको अभी हमने देखा था। कुछ इसी तरीके से जब आपने क्षारक लिया था और जब आपने क्षारक को किसके साथ मिलाया था, धातु के साथ में मिलाया था, तब आपको क्या मिला था, तो तब आपको मिला था क्या, लवण मिला था, राइट। तब भी आपको लवण मिला था और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस मिली थी। बात समझ में आ गई। तो पहले आप इसको अपनी कॉपी में नोट करो और मुझे बताओ कोई समानता है क्या। मतलब ये कि आपका अम्ल हो या फिर आपका क्षारक जो हो, अम्ल हो या फिर क्षारक हो, दोनों ही दे रहा है हाइड्रोजन गैस और साथ में जो है लवण। तो सबसे पहली बात जो हमें यहां पर लिखनी है वो ये लिखनी है कि भैया अम्ल हो या क्षारक हो, सबसे पहली समानता जो है वो ये है, सबसे पहली समानता जो है वो ये है कि अम्ल हो या फिर आपका क्षारक हो। अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक दोनों ही, अम्ल एवं क्षारक दोनों ही धातुओं के साथ में लवण और जल प्रदान करते हैं। अम्ल एवं क्षारक दोनों ही धातु के साथ में लवण और जल प्रदान करते हैं, दैट्स ऑल। तो ये पहली समानता हो गई, ये हो गई आपकी पहली समानता। अम्ल और क्षारक जो होते हैं वो दोनों ही धातु के साथ में लवण और जल प्रदान करते हैं, ये हो गई भाई आपकी पहली समानता। बात समझ में आ गई। इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट करो। उसके बाद देखते हैं कि इस बीकर में क्या डला हुआ है और इससे क्या आउटकम या एक्सपेरिमेंट से क्या चीज बाहर निकलकर आती है। तो आप इसको नोट कर लें। सही सीधी बात यह है कि अम्ल की बात हो या फिर बात हो किसी क्षारक की, दोनों ही जो रहेंगे वो धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण देंगे और क्या देंगे भाई, हाइड्रोजन गैस देंगे। तो ये पहली समानता थी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दूसरी जो समानता है वो ये है कि अम्ल की बात हो या फिर बात हो किसी क्षारक की, दोनों ही जलीय विलयन में आयन देते हैं। दोनों ही जो है जलीय विलयन में क्या देते हैं, आयन देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आ गई। चलिए इसको नोट कर लिया है आपने। अब चलते हैं यहां पर। ये सारी चीजें जो हैं वो हम देख चुके हैं, और कुछ ऐसा है ये भी हम देख चुके हैं, और कुछ है इसको भी हम देख चुके हैं। इसको हम यहां से जो है पीछे जाते हैं, ठीक है, और पीछे जाते हैं और इसको यहां से हम हटाते हैं और करते हैं दो एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखिएगा, दोनों एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो एक डिब्बा लीजिए आप, एक डिब्बा यहां पर ले लीजिए आप, ठीक है, एक डिब्बा यहां पर ले लीजिए और एक डिब्बा जो है उसके पड़ोस में ले लीजिए, ठीक है। अब एक डिब्बे में आप अम्ल का जलीय विलयन डालिए और दूसरे वाले में जो है आप क्षार का जलीय विलयन डालिए। तो एक काम करते हैं, बढ़िया तरीके से जलीय विलयन बनाते हैं, बिल्कुल स्वाद अनुसार जलीय विलयन बनाते हैं, ठीक है। चलो अम्ल का बनाते हैं, ये अम्ल का जलीय विलयन है। क्या डिब्बा मुझे थोड़ा चौड़ा बनाना चाहिए? अरे नहीं, इसमें में काम चल जाएगा। और ये क्षार का जलीय विलयन जो है वो दूसरे रंग से बनाते हैं। रुको, सब कहानी जो है वो बड़ी आसान है ना। रुको एक मिनट। तो ये आपके अम्ल का जलीय विलयन है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं जो है क्षार का जलीय विलयन बना रहा हूं। ये लो, 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 ठीक है। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब जो चीज करने जा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। भाई एक पट्टी इधर लगाई है आपने ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, और एक पट्टी जो है वो आपने यहां पर लगा दी ऐसे। खेल खत्म। बात समझ में आ गई। एक पट्टी आपने यहां लगा दी, एक पट्टी आपने यहां पर लगा दी, खेल ही खत्म हो गया। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब जो है इस पट्टी से आप यहां पर धन और ऋण लगा दीजिए और यहां पर जो है एक बल्ब लगा दीजिए। तो बल्ब को मैं सोच रहा हूं कि रंग बदल के लगाया जाए। ये बल्ब लगा दिया,
और उसके बाद जो परिपथ है उसको इस तरीके से आप पूरा कर दीजिए। कुछ ऐसे ही आप यहां पर जो है धन, थोड़ा सा पीछे करेंगे, धन और ऋण लगाइए और जो है यहां पर एक बल्ब लगा दीजिए, खेल खत्म। ठीक है, ध्यान से देखना भी इस एक्सपेरिमेंट से होगा क्या। और क्योंकि हम बहुत जल्दी में हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी जो है इस चैप्टर का रिवीजन निपटाना है, इसीलिए रुको एक मिनट, इसीलिए जो है मैं स्विच नहीं लगा रहा हूं। स्विच भी लगा दें एक, क्या कहते हो? चलो स्विच भी लगा देते हैं भाई, चलो ये लो, यहाँ स्विच लगा देते हैं, यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं, ठीक है ना। चलो ये लो, ये कुंजी लगी हुई है और ये कुंजी लगी हुई है। अब क्या होगा, ध्यान से देखो। अब भाई ऐसी कहानी है कि यहां पर जो है HCl का विलयन है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, अभी हम कुछ कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और यहां पर जो है NaOH का विलयन है। मतलब एक तरफ आपका अम्लीय विलयन है और एक तरफ आपका क्षारीय विलयन है। एक तरफ आपका अम्लीय विलयन है और एक तरफ आपका क्षारीय विलयन है, और इस बल्ब को जो है हम थोड़ा सा उसके बराबर का बढ़िया वाला बना देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, ये धन आयन हो गया, ये ऋण आपका, ये धनात्मक सिरा हो गया और ये ऋणात्मक सिरा हो गया। दैट्स ऑल, इतनी कहानी आपको क्लियर है। इस प्रक्रिया को हम लोग विघटन कहते हैं। इसको हम अम्ल का और क्षारक के विलयन का विद्युत अपघटन कहेंगे, क्योंकि दोनों ही बीकर में हम विद्युत दे रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे विद्युत अपघटन। बात समझ में आ गई? तो ये क्या होगा? तो ये होगा विद्युत अपघटन। बात समझ में आई? किसका होगा? तो भाई एक तरफ जो है अम्ल का होगा और एक तरफ जो है क्षार का होगा। अब इस तरीके से जो है हमने अपने एक्सपेरिमेंट के टेबल पे दुकान सजा ली है, और अब दोनों एक्सपेरिमेंट को हम 1 बाय 1 करते हैं। जैसे ही हम यहां पर ये कुंजी का लगाएंगे, इसका मतलब परिपथ जो है वो पूरा हो जाएगा। जब परिपथ पूरा हो जाएगा तो हमने ये देखा कि हमारा जो बल्ब है वो यहां पर जल रहा है। हमने ये देखा कि क्षारीय विलयन जो है वहां पर भी बल्ब जल रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि सर यहां से करंट निकला तो, जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि धनात्मक सिरे से आपका करंट निकला तो, पर वो यहां तक पहुंचा कैसे? तो भाई वो कैसे पहुंचा? आयनों के माध्यम से। कैसे पहुंचा? तो ये पहुंचा किसके कारण? आयन के कारण। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो करंट आया फिर वो पलटकर दूसरी तरफ कैसे गया? आयनों के माध्यम से। मतलब किसी भी विलयन में आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी भी विलयन में आयन के कारण ऊर्जा का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह होता है। कहां लिख दूं? यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। किसी विलयन में, ध्यान से देखो, किसी भी विलयन में यदि आयन है, यदि क्या है, यदि आपके क्या है, ध्यान से देखिएगा, यदि आयन है तो विद्युत प्रवाह होगा। अब जो चीज बताई जा रही है उसको बड़े ध्यान से सुनोगे, ठीक है? तो विद्युत प्रवाह होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। होगा, बिल्कुल होगा। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ, ये एक रूल है, किसी भी विलयन में यदि आयन है तो विद्युत का क्या होगा? प्रवाह होगा। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां से जो करंट निकला वो इस रॉड तक जो है, वो इस रॉड तक तो पहुंच गया, पर उसका दूसरी तरफ भी पहुंचना बहुत जरूरी है। तो यहां पर जो आयन है वो करंट लेकर गए दूसरी तरफ। मतलब किसी भी विलयन में यदि आयन होंगे तो क्या होगा? विद्युत का प्रवाह होगा। तो बल्ब यदि जल रहा है इसका मतलब विद्युत का प्रवाह हो रहा है। बल्ब यदि जल रहा है इसका मतलब विद्युत का प्रवाह जो है वो हो रहा है। मतलब HCl जो है वो आयन दे रहा है, आयनित हो रहा है, आयनित हो रहा है। कैसा हो रहा है? आयनित हो रहा है। तो HCl जो है वो आयनित हो रहा है, जिसके कारण बन रहे हैं आयन, और इसी आयन के कारण वो जो बल्ब है आपका वो जल रहा है। अब ये बात जो है NaOH को हजम नहीं हुई। NaOH का कहना है कि भैया आप हो गया अम्ल अपनी जगह, आपका जो pH है वो होगा 7 से बहुत कम, मेरा जो pH है वो 7 से बहुत ज्यादा है, और यदि आप तेजाब हैं तो मैं भी जहर हूं। बात समझ में आ रही है? जितने भी क्षार होते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं, उनको टच नहीं करना है आप लोगों को। बात समझ में आ गई? चलिए, अब इधर वाला बल्ब तो जल गया, उसी के साथ यहां वाला भी बल्ब जल गया।
इसका मतलब ये हुआ कि जो NaOH है वो इस विलयन में भी क्या हो रहा है, आयनित हो रहा है। इसका मतलब जो NaOH है बच्चों वो भी क्या हो रहा है, इस विलयन में आपका आयनित हो रहा है। बात समझ में आ गई, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो वो भी आयनित हो रहा है, ये भी आयनित हो रहा है, मतलब ये कि दोनों जलीय विलयन में क्या देते हैं, आयन देते हैं। HCl की बात करें, अम्ल की बात करें, या फिर हम बात करें किसी क्षारक की, दोनों ही जलीय विलयन में देते हैं आयन। बात समझ में आ गई। तो दोनों का विद्युत अपघटन किया गया, दोनों ही जगह पर बल्ब जल गया। इसका मतलब बात अम्ल की हो या फिर बात हो किसी क्षारक की, दोनों ही जलीय विलयन में देंगे आयन। बात समझ में आ गई। तो इसको नोट करो बढ़िया तरीके से और अपनी कॉपी में ये लिखो कि अम्ल और क्षारक में एक समानता ये भी है कि दोनों ही जलीय विलयन में देते हैं आयन, है ना। ठीक है, कर लिया नोट। चलिए अब आते हैं यहां पर। तो पहली बात हम लिख चुके थे, एक मिनट, ठीक, अम्ल एवं क्षारक दोनों ही जलीय विलयन में आयन प्रदान करते हैं। दोनों ही जलीय विलयन में, जलीय विलयन में आयन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं भाई, आयन प्रदान करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो दोनों ही जलीय विलयन में आयन प्रदान करते हैं, इतनी सी थी कहानी, है ना। इसको भी नोट कर लो। चलो, तो अभी यदि आपने यहां पर तनुकृत अम्लीय विलयन डाला था, आप यदि इसकी जगह क्षारीय विलयन डालते तो भी बल्ब जो है वो ग्लो कर जाता। मेरा यह सवाल है कि आपका ट्यूबलाइट जो है वो बढ़िया तरीके से जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए। तो अम्ल एवं क्षारक दोनों ही जलीय विलयन में क्या प्रदान कर रहे हैं भाई, आयन प्रदान कर रहे हैं। एक समानता और हो गई, इसको 1+1 कर दो, यानी कि ये दूसरे नंबर की समानता हो गई। अब किस प्रकार के आयन प्रदान कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं जल्दी से। बात समझ में आ रही है, हटा दो ये सारी चीजें। चलो, अब किस प्रकार के आयन प्रदान कर लेते हैं ये देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो क्या होगा, जैसे आपने एक HCl को डाला, किसमें डाला भाई, जल में डाला, तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, ये देगा आपको H+ का आयन, और यहां पर हम लिखेंगे एक्वस, और ये देगा Cl का माइनस आयन, और इसको भी हम लिखेंगे एक्वस। क्यों एक्वस लिख रहे हैं, क्योंकि जो जलीय विलयन होता है उसको हम एक्वा यानी कि जल यानी कि एक्वस से दर्शाते हैं, इसलिए हम यहां लिखते हैं एक्वस। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये H+ एक्वस का मतलब क्या है। तो H+ एक्वस का मतलब होता है आपका H+ धन H2O, और दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो भाई एक ऐसा आयन मिलेगा जिसमें जल ने H+ को ग्रहण कर लिया है। तो ये वाला तो आपका हाइड्रोजन आयन है, ये क्या है, तो ये आपका हाइड्रोजन आयन है। बात समझ में आ गई। तो ये तो आपका हाइड्रोजन आयन है, ठीक है ना, ये है आपका हाइड्रोजन आयन, और इधर वाला जो है स्टूडेंट्स वो है आपका हाइड्रोनियम आयन। तो ये है आपका हाइड्रोनियम आयन। दैट्स ऑल, खेल खत्म। तो कैसा आयन आपको मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। आप हाइड्रोजन आयन भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, और आपको मिलेगा हाइड्रोनियम आयन। बात समझ में आ रही है। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, जो प्रबल अम्ल होते हैं वो जल्दी से आयनीकृत हो जाते हैं जलीय विलयन में, पर बात करें यदि हम लोग दुर्बल अम्ल की, तो दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो जल्दी से आयनित नहीं हो पाते हैं अम्लीय विलयन में। बात समझ में आ गई, जलीय विलयन में, अम्लीय नहीं, जलीय विलयन में। चलो, इसको भी नोट कर लो। मैंने आपको हाइड्रोजन आयन सिखा दिया, हाइड्रोनियम आयन सिखा दिया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, अब जब आप HCl को जल में मिलाते हो तो इसका मतलब ये हुआ दो चीजें, जल में अम्ल को मिला रहे हो या अम्ल में जल को मिला रहे हो। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले अम्लों के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्षारकों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपने नोट कर ली है। अब एक काम करते हैं, हम यहां पर एक सवाल पैदा करते हैं, है ना। ध्यान से देखना, इसको मिटा रहा हूं मैं अब यहां से, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको यहां से हटा ही देते हैं। देखो अब क्या होगा, जल में अम्ल या अम्ल में जल, ये वाली बात समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक है अम्ल में जल और एक है जल में अम्ल, ठीक है। तो जल में अम्ल में जल हम कभी भी नहीं मिलाते हैं, कभी नहीं मिलाना है, लिख देता हूं यहां पर, कभी ना मिलाएं। अब क्यों ना मिलाएं, बड़ी सिंपल सी कहानी है। देखिए, अम्ल, जब
अम्ल में जब आप जल मिलाते हो, इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि आपके पास इस बीकर में, इस बर्तन में जो है आपका अम्ल रखा हुआ है। अब ऊपर से जो है आप यहां पर डाल रहे हैं, अभी है नहीं तो मैं बताता, फिर आप डाल रहे हैं इसमें से जल। अब होगा क्या, ये होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी होती है, ये होती है भाई आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका मतलब इसमें भयंकर ऊष्मा निकलती है। बात समझ में आ रही है? इसमें भयंकर ऊष्मा निकलती है, भयंकर 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 वाली ऊष्मा निकलती है, ठीक है। और ब्लास्ट होता है, इसमें भयंकर वाली ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है। बात समझ में आ रही है? और ब्लास्ट होता है जिससे कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो ये कहानी थी आपके, इसलिए हम अम्ल में जल कभी भी नहीं मिलाते हैं। जब भी आप अम्ल में जल मिलाएंगे, इसमें भयंकर ऊष्मा निकलेगी जिससे अनहोनी हो सकती है। जो आपका अम्ल है उसके जो छींटे हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर आ सकते हैं, तो ये बड़ा खतरनाक है। अब आप मुझे बताइए, जब हम जल में अम्ल मिलाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? चलिए भाई, तो इस तरीके से अम्ल में कभी भी जल ना मिलाएं, बहुत भयंकर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। पर यदि हम जल में अम्ल मिलाते हैं, मतलब ये कि यदि मेरे पास एक बीकर है, इसमें जल भरा हुआ है, और यदि यहां से आप HCl डाल रहे हो, तो आपको जो HCl या अम्ल डालना है वो एकदम धीरे धीरे डालना है। ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, पर इसमें क्या होता है, कम ऊष्मा निकलती है। इसमें क्या होता है, कम ऊष्मा बाहर आती है, और इसी को हम बोलते हैं तनुकरण। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं तनुकरण। इसलिए आपने देखा होगा कि जो अम्ल होते हैं, बात समझ में आ रही है, वो दो प्रकार के होते हैं, सांद्र होते हैं और आपके तनु होते हैं। तनु होने का मतलब यह है कि पानी ज्यादा है, अम्ल कम है। सांद्र होने का मतलब यह है कि अम्ल ज्यादा है, पानी कम है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं तनुकरण। इसको भी आपको करना है बहुत ही धीमे धीमे। बात समझ में आ गई? तो इसको भी करना है आपको बहुत ही धीमे धीमे। तो तनुकरण हमेशा कैसे किया जाता है भाई? एकदम आसानी से, एकदम होले होले धीरे धीरे करना होता है, क्योंकि इसमें भी ऊष्मा निकलती है, तुलनात्मक तरीके से कम ऊष्मा निकलती है। पर हमेशा आपको जल में अम्ल मिलाना है, अम्ल में जल नहीं मिलाना है। बात समझ में आ गई? तो ये तो थी बात किसकी भाई? अम्लों के बारे में। दूसरी बात, अम्ल जो होते हैं वो तेजाब होते हैं, इनसे जितना दूर रहना चाहिए उतना दूर आप रहिए। बात समझ में आ गई? और बड़े ध्यान से इसको एक्सपेरिमेंट के समय पर उपयोग करना है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये हमने अम्लों के बारे में देख लिया, अब क्षारकों के बारे में देख लेते हैं, है ना। देखो, हमने ये जाना था कि जो क्षारक होते हैं वो भी जल में विलयन देते हैं, यानी कि जलीय विलयन में आयन देते हैं। अब यदि आप NaOH को डालोगे किसमें, जल में डालोगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा Na+ और साथ में एक्वस, कुछ इसी तरीके से OH- और आपको मिलेगा एक्वस। अब ये जो OH- है भाई, इसका भी कोई ना कोई नाम तो होगा, बिल्कुल होगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। कंफ्यूजन? सवाल ही नहीं पैदा होता। हाइड्रोजन क्या होगा? H+ क्या होगा? हाइड्रोजन आयन। H3O+ क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन। और OH- जो है वो क्या होगा? आपका हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये होगा आपका हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये होगा हाइड्रोक्साइड आयन। ये मिलेगा किसमें? जलीय विलयन में, जब आप किसी क्षार को मिलाते हो तो। साथ में आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, KOH H2O, और क्या मिलेगा? तो फिर ये हो जाएगा आपका K+, एक्वस का मतलब जल में है, और यहां पर आ जाएगा OH-, ये भी किस में है? तो भाई जल। ऐसी कहानी थी, दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई? अब जो क्षारक होते हैं वो कैसे होते हैं? तो जब आप उसको पकड़ेंगे, टच करेंगे, तो बड़े मुलायम से, चिपचिपे से आपको फील होंगे। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात ये कि जो क्षारक होते हैं वो आपका होता है जहर, इसलिए इसको छूना, टच करना या सूंघना, खाना जो है वो वर्जित है। बहुत खतरनाक हो सकते हैं क्षारक, सभी के सभी। बात समझ में आ रही है? तो जो क्षारक होते हैं वो भी जल में क्या करते हैं? आयनन देते हैं। बात समझ में आ गई? मतलब जितने भी क्षारक होंगे वो आयनीकृत होकर धातु का आयन बनाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। OH- हाइड्रोक्साइड होता है, H+ हाइड्रोजन होता है, और H3O+ जो है वो हाइड्रोनियम आयन होता है। मतलब एक और समानता ये है कि अम्ल और क्षारक जितने भी होंगे वो जलीय विलयन में आपके आयन प्रदान करेंगे, और दोनों के विलयन जो हैं वो विद्युत के चालक होंगे, जैसा कि हमने इस वाले एक्सपेरिमेंट में समझा था।
बात समझ में आ गई? सिंपल सी दी कहानी। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो क्षारकों से भी दूर रहिए। क्षारकों का भी तनुकरण वैसा ही होगा। कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा? तो कहानी है ये, जल में आपको क्षारक मिलाना है। जल में क्या मिलाना है भाई? जल में आपको क्षारक मिलाना है। जल में क्षार मिलाना है, बस क्षारक मिलाना है, और इसी को हम बोलते हैं तनुकरण। क्या बोलते हैं? तनुकरण। तो इसमें भी आपको, इसमें भी ऊष्मा निकलेगी, इसमें भी क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। बात समझ में आ गई? इसमें भी क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। दूसरी बात ये कि ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील है, इसको लिख लो, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहा। ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील है उनको हम क्षार कहते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील है उनको हम क्या कहते हैं भाई? क्षार कहते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब 3 समानताएं हमने देखी हैं, वो जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला, बात अम्ल की हो या फिर बात हो किसी क्षारक की, दोनों ही जो है धातु के साथ मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस देंगी। दूसरी बात, अम्ल हो या फिर क्षारक जो है, दोनों को जब आप जल में डालेंगे दोनों में आयनन होगा, और साथ में जो है दोनों ही जल के अंदर जलीय विलयन में विद्युत के अच्छे सुचालक होंगे। तीसरी बात यह कि जल आपका अम्ल और क्षारक दोनों में यदि आप जल मिलाते हैं तो दोनों ही स्थिति में ऊष्मा जो है आयनन होगा और ऊष्मा बाहर निकलेगी। इसका मतलब जल में आप अम्ल मिलाइए या जल में आप क्षारक मिलाइए, दोनों ही ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होंगी। तीसरी बात यह कि अम्ल और आपके जो क्षारक होते हैं, ठीक है, इसको कभी भी टच नहीं करना है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा जो है खतरनाक होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी अभिक्रियाएं, ये सारी जो समानताएं हैं अम्ल और क्षारकों के बारे में, ये हम बढ़िया तरीके से देख चुके हैं। इसको हम यहां से हटाते हैं और अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। मतलब ये कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है भाई? तो आयनन होता है, पढ़ चुके हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। अब और आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच जो है इसका महत्व क्या होता है और कैसे हमारे पेट के अंदर पाया जाने वाला जो HCl होता है वो भोजन को पचाता है। बात समझ में आ गई? तो यहां तक का एक जल्दी से रिवाइज कर लो, मैं आपको लेकर चल रहा हूं पीएच की तरफ। चलिए भाई, तो अब जल्दी जल्दी जो है हम देख लेते हैं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका पीएच जो है हमें पता होना चाहिए हमारे आसपास के मौजूद रसायनों में। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिए, हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं उसमें पीएच का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। आपने ये सुना होगा कुछ समय पहले कि जो ताजमहल था उस पर पीलापन आ रहा था अम्लीय वर्षा के कारण। मतलब ये कि जब भी किसी चीज के पीएच में परिवर्तन होता है तो उसके जो है परिणाम जो होते हैं वो बदल जाते हैं। कुछ ऐसे ही क्या होता है, आपने देखा होगा कि जहां पर अम्लीयता ज्यादा होती है जल के अंदर, वहां पर दंत का जो है क्षय शुरू हो जाता है। या फिर आप किसी मृदा में अम्लीयता यदि बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा कि जो फसलों की पैदावार है वो कैसी हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा कौन सी चीजें हैं जिसमें हम दैनिक जीवन में पीएच के बारे में बात करते हैं। कौन सी चीजें हैं भाई? तो एक तो किसमें? शहद में। बात समझ में आ गई? मतलब शहद हो गया, दूध हो गया, हमारा ब्लड हो गया, इसके बाद भोजन के पहले और भोजन के बाद में जो हमारी लार हो गई, साथ में हम बात करेंगे हमारे शरीर की या फिर अम्लीय वर्षा की। तो ये सारी जो चीजें हैं इसका लेना देना जो है किससे है भाई? पीएच से। बात समझ में आ रही है? तो एक काम करते हैं, आप इसको जल्दी से नोट करो, है ना। सबके पीएच मैंने यहां पर दिए हुए हैं। उसके बाद हम ये जान लेते हैं कि जो पीएच होता है उसको हम निकालते कैसे। मतलब ये कि यदि आपको किसी भी अम्ल की, किसी भी क्षारक की या फिर किसी भी रसायन की यदि आपके पास सांद्रता दी हुई है तो आप पीएच कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिए, कहानी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले आप इसको नोट कर लो, मैं वापस यहां पर आऊंगा, पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पीएच हम कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो क्या करना होगा। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिनका पीएच जो है वो 0 और 7 के बीच में होगा वो सभी अम्ल होंगे, जिनका जो पीएच है वो 7 होगा वो उदासीन होंगे, और जिनका पीएच जो है, ऐसे रसायन जिनका पीएच 7 और 14 के बीच में है वो सारे के सारे कैसे होंगे भैया? आपके क्षारीय होंगे। बात समझ में आ गई? तो पीएच के लिए कैसे पीएच निकालोगे आप, इसके लिए कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं और वो हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। और हम ये भी देख लेते हैं कि जो पीएच है, बेसिकली पीएच को ऐसा पीएच हम कहते क्यों हैं। बात समझ में आ रही है? जो पीएच है इसको हम पीएच क्यों कहते हैं और ये पीएच जो है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो ध्यान से देखिएगा, पीएच जो है वो किससे बना है भाई? पोटेंस से बना है। किससे बना है? पोषांश या फिर किससे बना है? पोटेंस। बात समझ में आ रही है? ये बना है इससे पोटेंस, या फिर किससे बना है? पोटांश।
बात समझ में आ गई। इससे जो है आपका जो पीएच है वो बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। इसका जो मतलब है वो क्या होता है? पोटेंशियल, या फिर आप क्या कह सकते हैं? विभव भी कह सकते हैं। आपको पोटेंश समझ में नहीं आ रहा, पोटेंशियल समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक काम करो, आप P फॉर जो है पावर ले लो। बात समझ में आ गई? तो आप एक काम करो, आप इसको हम आम बोलचाल की भाषा में बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या कहते हैं भाई? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? तो इसका एक सूत्र होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। यानी कि कभी कभी यदि आपसे आपकी सांद्रता दी होगी, यदि H प्लस आयन की सांद्रता दी होगी, तो आप आसानी से किसी भी चीज का पीएच निकाल सकते हो। तो पीएच को बेसिकली हम एकदम हमारी जो सामान्य बोलचाल की भाषा है स्टूडेंट्स, उसमें कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। और क्या कह सकते हो भाई? तो पोटेंस हो सकता है, पोटांस हो सकता है, और क्या हो सकता है? तो पोटेंशियल हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये थी पीएच की एक बेसिक जानकारी। अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको यहां से हटाते हैं। आपने इसको कॉपी में नोट कर लिया है। अब ध्यान से देखो, अब मान लेते हैं कि कहीं पर जो है हाइड्रोजन की सांद्रता दी हुई है, हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता दी हुई है। अब ये कैसे दी हुई है, क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि आपने जो है 2 ग्राम HCl लिया और इस HCl को आपने किस में मिला दिया? आपने 200 ग्राम H2A यानी कि जल में मिला दिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहां पर जो HCl होगा वो क्या होगा? वो विलेय होगा, और आपका जो H2 है वो क्या होगा? विलायक होगा, जैसा कि हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं में। तो जब आप 2 ग्राम HCl को 200 ग्राम जल में मिलाएंगे तो इससे क्या होगा कि HCl जो है वो जल में जाने के बाद आयनों में टूट जाएगा, आयनों में विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें जब अभिक्रिया मिलेगी, एक काम करते हैं, ये 200 ग्राम को नीचे लिखते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ हम लिखते हैं HCl, ऊपर की तरफ तरफ तरफ। देखो अब ये सारी चीजें जो है 1 बाय 1 क्लियर हो जाएगी। मैंने यहां पर HCl लिखा है, फिर मैंने यहां पर जल लिखा है, और मैंने क्या किया, इसको जब तोड़ा, जब ये रिएक्शन हुई तो मुझे मिला यहां पर जल में आपके क्या मिलेंगे भाई? H प्लस के आयन मिलेंगे, या फिर और क्या मिलेंगे आपको? तो जल में आपको Cl माइनस के आयन मिलेंगे। सिंपल सी है कहानी जो मुझे आपको है बतानी। बात समझ में आ गई? चलिए, तो H प्लस मिल गया, Cl माइनस मिल गया, और एक्वस क्यों लिखा हुआ है भाई? तो एक्वस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इसका जलीय विलयन है। जैसा कि पहले हम लोगों ने देखा था कि कोई भी अम्लीय जो क्षारक होता है वो बिना जल के आयनों में विभाजित नहीं हो पाता है, और जब तक वो आयनों में विभाजित नहीं होगा हम आयन की सांद्रता नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ गई? सिंपल सीधी कहानी। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं इस अभिक्रिया को? तो आप याद करो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो H प्लस होगा उसको आप और कह सकते हैं H3O प्लस, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। तो इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCl धन H2O, और ये आपको दे देगा आपका H3O प्लस, और यहां पर हो जाएगा आपका एक्वस, और ये हो जाएगा आपका Cl माइनस, और यहां हो जाएगा आपका एक्वस। तो ऊपर वाला आपका हाइड्रोजन आयन है, नीचे वाला जो है वो आपका हाइड्रोनियम आयन है। बात समझ में आ गई? अब दोनों की भाई कुछ ना कुछ मात्रा तो होगी, H प्लस की कुछ ना कुछ क्या होगी भाई? मात्रा होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसकी जो मात्रा होगी, इसकी जो भी मात्रा होगी, इस मात्रा को रसायन विज्ञान की भाषा में हम लोग कहते हैं सांद्रता। तो क्या कहते हैं भाई? इसको हम, इसकी जो भी मात्रा होगी उसको रसायन विज्ञान की भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे स्टूडेंट सांद्रता। मतलब ये जो सांद्रता होगी इसको हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको हम कैसे दर्शाएंगे? तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको दर्शाने का तरीका है, अब जैसे मैं कह रहा हूं H प्लस आयन की सांद्रता। बात समझ में आ गई? H प्लस आयन की सांद्रता। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस में बहुत डीप वाले क्वेश्चंस नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, मात्रा, तो H प्लस की जो मात्रा है इसको रसायन विज्ञान में कहते हैं सांद्रता। मात्रा शब्द उपयोग नहीं करते हैं रसायन विज्ञान में, यहां पर हम उपयोग करते हैं आपकी सांद्रता। तो H प्लस आयन की जो सांद्रता होगी इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे H प्लस से। ऐसा मतलब H प्लस लिख दो, H प्लस लिख दो, और उसके आगे जो है बड़े वाले कोष्टक बना दो आप, ठीक है ना? कुछ इसी तरीके से इसकी सांद्रता कैसे होगी भाई? तो इसकी सांद्रता हो जाएगी आपकी H3O प्लस। बात ही समझ में आ गई? इतनी सीधी कहानी। बात समझ में आ गई? चलिए, तो H प्लस की सांद्रता हमने देख ली, H3O प्लस की सांद्रता हमने देख ली। अब यदि आपके पास क्या है भाई? क्षार है।
है ना। पहले यहां तक नोट कर लो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दोनों एक ही रिएक्शन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 2-3 सवाल लगवाऊंगा और सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो H+ की जो भी मात्रा रहेगी किसी भी विलयन में, जितनी भी H+ की मात्रा रहेगी स्टूडेंट्स, उसको हम बोलेंगे उसकी सांद्रता, और उसको ऐसे दर्शाएंगे कुछ इसी तरीके से। H3O+ की जो सांद्रता होगी ये क्या होगी, तो ये होगी आपकी सांद्रता यानी कि मात्रा, उसको हम इस तरीके से दर्शाएंगे। कुछ इसी तरीके से एक अभिक्रिया हमने और ली, मान लेते हैं कि हम एक अभिक्रिया लेते हैं NaOH, और इसको हम क्या करते हैं भाई, जल के साथ मिलाते हैं। जब हम इसको जल के साथ मिलाएंगे NaOH को, तो इसमें भी क्या मिलेगा आपको, OH- का आयन मिलेगा और Na+ का आयन मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो पहले भाई इतना तो नोट कर लिए, हम बढ़ रहे हैं आगे और देखते हैं कि ये जो सांद्रता होती है, इससे हम जो pH है वो कैसे निकालते हैं। क्या कोई न्यूमेरिकल यदि कभी पूछ लिया जाए तो उसके लिए कौन से फॉर्मूले होंगे जिससे आप जो है pH कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले आप इतना नोट कर लो, हम बढ़ रहे हैं आगे। चलिए भाई, तो जिस तरीके से आपने जो है H+ और H3O+ जो है इसके बारे में जान लिया है, इस सांद्रता को कैसे लिखते हैं वो देख लिया है। एक काम करते हैं, एक हम जो है क्षारक के लिए देख लेते हैं। अच्छा, यहां पर लिखा ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो ये ले लिया जल के साथ हमने विलयन, और ये हो गया आपका Na+, और ये क्या हो जाएगा भाई, एक्वस, और यहां हो जाएगा OH-, और ये भी हो जाएगा आपका एक्वस। तो यदि आपसे कोई बोले कि भाई OH- जो है उसकी सांद्रता कैसे लिखनी है, तो कहानी बड़ी सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसा OH लिख देंगे और उसके बाजू में ऐसा इस तरीके से लिख देंगे, तो ये आपके OH- की हो जाएगी सांद्रता। बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी। जल्दी जल्दी जो है pH का फॉर्मूला देख लेते हैं और बढ़ते हैं फिर आगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 2-3 चीजें याद रखनी है, जिसमें से पहली बात यह है, देखो इसका जो न्यूमेरिकल आएगा वो pH के लिए भी आ सकता है, POH के लिए भी आ सकता है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। जैसा आप जानते हो कि जो pH का मूल्य होता है वो 1 से लेकर 14 तक होता है, कुछ इसी तरीके से जो POH होता है इसका भी जो मूल्य होता है वो आपका 1 से लेकर 14 तक होता है। मतलब ये कि आप यहां पर एक चीज तो ये लिख लीजिए, pH + POH जो होगा ये कितना होगा आपका, ये 14 होगा। ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। रुको, इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से लिखते हैं हम लोग, ठीक है, बड़े में बढ़िया तरीके से लिखते हैं। देखो, आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले जो हैं उसको याद रखना है, दैट्स ऑल। ये भाई पहला फॉर्मूला हो गया आपका यहां पर, और ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। अब पहला जो फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। पहला फॉर्मूला कहता है कि pH धन POH जो होगा, जिस तरीके से pH होता है इस तरीके से POH भी होता है। कभी कभी जो है आपका डीप नॉलेज चेक करने के लिए POH पूछ लिया जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये कितना होगा, ये होगा आपका 14। बात समझ में आ गई। और एक और जानकारी ये कहती है कि आपका जो H+ की सांद्रता होगी गुणा जो OH- की सांद्रता होगी, ये हमेशा 10⁻⁻14 होगी। खत्म बात। H+ की सांद्रता और OH- की जो सांद्रता है वो हमेशा 10⁻14 होगी। एक जानकारी और है जिसको आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, और वो ये है कि भाई H+ की जो सांद्रता होती है वही बराबर होती है किसके, H3O+ के सांद्रता के बराबर। बात समझ में आ गई। तो इतनी सी कहानी थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो ये आपका हाइड्रोजन आयन हो गया, इधर वाला हाइड्रोनियम आयन हो गया। ऊपर जो है हमने 2 जो है नन्हे मुन्ने से फॉर्मूले लिख लिए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सर आपने ये कहा कि जो मात्रा होती है आयनों की उसको हम सांद्रता कहते हैं, तो कैसे जो सांद्रता है वो pH से कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब हम ये लिखने वाले हैं कि जो सांद्रता है, सांद्रता का pH से लेना देना। बात समझ में आ गई। सांद्रता का pH से हम क्या करने वाले हैं भाई, लेना देना करने वाले हैं। और कैसे लेना देना करेंगे, तो ध्यान से देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है, और वो ये है pH बराबर होगा -log, और यहां पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा भाई, तो H+ की आ जाएगी सांद्रता। इस तरीके से आप pH निकाल सकते हो। जिसका pH आ गया वो POH निकाल सकता है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब आप बोलेंगे सर pH ठीक था, H+ की सांद्रता ठीक थी, ये log क्या हो गया, ये log क्या हो गया। तो देखिए, ये एक मैथमेटिकल टूल है, जैसे कि आपका sin थीटा होता है, cos थीटा होता है, tan थीटा होता है, जोड़ना होता है, घटाना होता है, ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं,
स्क्वायर लेना होता है, घात लेनी होती है, जितनी भी चीजें होती हैं क्या होती है, मैथमेटिकल टूल होती हैं, वही मैथ्स के औजार होते हैं जिनसे हम सवालों को सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गई। तो रसायन विज्ञान में भी कभी कभी क्या होता है, गणितीय जो आपके सवाल हैं वो आ जाते हैं। गणितीय सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं लॉग। क्या लेते हैं हम लोग, तो भाई हम लोग लेते हैं लॉग। इसकी सिंपल सी कहानी बताता हूं। मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, देखो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक उदाहरण लेंगे। इस उदाहरण में हम ये कहेंगे कि H+ की सांद्रता, ध्यान से देखना, H+ की जो है सांद्रता है ना। अब H+ की जो सांद्रता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिए। H+ की जो सांद्रता है वो है 10⁻³ और यहां पर लिखा रहता है कैपिटल M। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं आप लोग पहली बार देख रहे हैं, रसायन विज्ञान को गणितीय तरीके से, न्यूमेरिकल्स तरीके से आप पहली बार देख रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो, पर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सिखा कर ही रहूंगा, ठीक है। चलो, तो एक उदाहरण हमने लिया और इसमें हमने कहा कि भाई H+ की जो सांद्रता है वो कितनी, आपकी 10⁻³ M। अब M का मतलब क्या है, तो M आपका जो है एक प्रकार की रासायनिक सांद्रता को मापने की तरीका है और इसको हम मोलरता बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, तो भाई हम इसको मोलरता बोलते हैं, दैट्स ऑल। तो इसको हम बोलते हैं आपका मोलरता। बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी थी। तो ये हो गई आपकी क्या, मोलरता। अब एक काम करते हैं, H+ की सांद्रता को हम और कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी 10⁻³ M। लिख लिया इतना। अब सूत्र में रखते हैं, चलिए 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 चलिए, तो सूत्र में रखेंगे क्या होगा भाई, तो ये pH = हो जाएगा -log। log क्या है, तो एक गणितीय औजार है, एक मैथमेटिकल टूल है। जैसे कि sin थीटा होता है, जोड़ना होता है, घटाना होता है, स्क्वायर लेना होता है, वर्ग लेना होता है, वैसे ही log जो है वो एक मैथमेटिकल टूल है। बात समझ में आ रही है। बहुत सारे जो स्टेट बोर्ड्स हैं वहां पर pH के न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में नहीं आते हैं, पर आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो NTSC की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां पर pH के क्वेश्चंस आते हैं इस संदर्भ में, ठीक है ना। चलो, और यहां पर हमने कितना लिख दिया भाई, 10⁻³ लिख दिया। कुछ नहीं करना है आपको, कोई दिमाग नहीं लगाना है। यदि यहाँ -3 है, आप चुपचाप जो है pH = 3 लिख दो, खेल खत्म। चुपचाप जो है pH = 3 लिख दीजिए, क्योंकि लॉग का फॉर्मूला होता है, इसको हम लॉग बोलते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है, त्रिकोणमिति होती है आपकी, sin थीटा cos थीटा होता है, बस उसी तरीके से जो है लॉग एक प्रकार का मैथमेटिकल क्या है, औजार है। बात समझ में आ गई। तो pH कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यदि हम इस वाले फॉर्मूले की बात करें, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका जो POH होगा वो कितना आ जाएगा, तो भाई 14 में से 3 घटा देंगे, तो 14 में से 3 घटा दिए तो कितना आ गया, 11 आ गया। अच्छा, pH यदि 3 आया है, इसका मतलब क्या हुआ, pH यदि आपका 3 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका क्या होगा, विलयन होगा, ये कैसा होगा भाई, अम्लीय होगा, भयंकर वाला अम्लीय होगा। बात समझ में आ रही है। तो फिर से एक बार कर लेते हैं। देखो, सांद्रता का pH से क्या लेना देना है, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि जो सांद्रता होती है उसका -log लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, आपका pH के बराबर आएगा, ठीक है। अब एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण में दिया गया है कि भाई H+ की जो सांद्रता है वो कितनी है, तो 10⁻³ है। H+ की जो सांद्रता है वो कितनी दी हुई है, 10⁻³ M। और ये जो M है ये क्या है, तो M जो है वो एक सूचक है किसके लिए, मोलरता के लिए। मोलरता क्या है, तो सांद्रता को मापने का एक पैमाना है, ठीक है। चलो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब मैंने वो जो 10⁻³ थी उसको यहां पर रख दिया, ठीक है। लॉग के सूत्र के हिसाब से वो घात पलटकर सामने आ जाती है और वो माइनस माइनस प्लस होकर इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। क्लियर हो गई कहानी। सिंपल सी बात थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब पहले इतना नोट करो, 2 सवाल और लगाएंगे तो उससे जो खेल है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो ध्यान से देखो, तो ये रहा भाई हमारा फॉर्मूला कि pH जो होगा वो होगा -log और यहां पर आएगा आपका H+ की सांद्रता। यहां पर क्या आएगी आपकी H+ की सांद्रता।
और नीचे के दोनों फॉर्मूले से आप OH की यदि सांद्रता दी हुई है तो वहां से भी आप pH जो है उसको आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो इतना नोट करो, नोट करो, नोट करो। 2-3 सवाल और लगाएंगे और इस टॉपिक की जो है वो धज्जियां उड़ा देंगे, नॉट टू वरी वाली बात है ना। इसको नोट कर लिया, मैं हट गया, चलो कर लिया। अब एक सवाल और करेंगे, ध्यान से देखो। इसका मतलब ये कि यदि आपको pH निकालना से आ गया समझ में, तो आपको कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। बात समझ में आ गई। चलिए अब एक सवाल है, देखते हैं सवाल क्या है। देखो सवाल थोड़ा घुमा फिरा कर लेते हैं। OH माइनस की सांद्रता लेते हैं। किसकी सांद्रता लेते हैं भाई? सवाल है कि OH माइनस की NaOH के जलीय विलयन में, ध्यान से देखना, NaOH के जलीय विलयन में NaOH के जलीय विलयन में Na प्लस की सांद्रता, मात्रा नहीं कहते, क्या कहते हैं भाई यहां पर? हम कहते हैं इसको सांद्रता। और कितनी सांद्रता है उसको भी हम ले लेते हैं। तो इसकी जो सांद्रता है वो है 10 की घात, ठीक है, -8। कितनी है? तो यह है आपकी 10 की घात -8 m। ठीक है, और बोला जा रहा है ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करें? तो देखो बड़ी सिंपल सी चीज है। क्या याद करें? तो सबसे पहले है H3O+ की सांद्रता, ठीक है, दूसरे नंबर पे है H+ की सांद्रता, तीसरे नंबर पे है pH और चौथे नंबर पे है POH। तो कहानी बड़ी सिंपल है कि अभी सांद्रता जो है किसकी दी हुई है? NaOH, Na+ की दी हुई है। अच्छा, Na+ की जगह हम एक काम करते हैं, हम OH- लेते हैं। रुको, हम ना OH- लेते हैं, तो जिससे और जल्दी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यदि OH- की सांद्रता दी हुई है तो हम निकाल सकते हैं H+ की सांद्रता, और जो H+ की सांद्रता होगी वही होगी आपके H3O+ की सांद्रता। बात समझ में आ गई? चलिए सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो हम इसको सॉल्व करेंगे यहां पर। देखो ध्यान से देखो, यहां पर करेंगे सॉल्व, है ना। अब दिया है OH- जो है इसकी क्या दी हुई है भाई? मात्रा दी हुई है। सांद्रता कितनी दी हुई है? तो 10 की घात -8। तो H+ की सांद्रता क्या होगी? तो ये होगी 10 की घात -14 बटे आपका हो जाएगा OH- की सांद्रता। आप यदि इसको लिखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? देख लो ध्यान से। अब ये 8 ऊपर जाएगा, 8 जो है ऊपर जाकर धनात्मक हो जाएगा जैसा कि आप जानते हैं, और वो -14 के साथ मिलकर बना लेगा आपका 10 की घात -6। बात समझ में आ गई? तो ये बना लेगा 10 की घात -6, यानी कि इसकी जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी? तो ये होगी 10 की घात -6 m। अब देखिए कितना आसान होता है इसका न्यूमेरिकल। यदि अब आपसे कोई पूछा जाए कि H3O+ की सांद्रता क्या है, तो आपका आंसर होगा 10⁻⁻6 m, क्योंकि जो सांद्रता भाई हाइड्रोजन आयन की होगी वही सांद्रता जो है आपके हाइड्रोनियम आयन की भी होगी, है ना। इंटरेस्टिंग बात। चलो अब क्या निकालेंगे? pH निकालेंगे। तो pH क्या होता है? तो ये होता है, क्या आएगा भाई यहां पर? -log आएगा स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होता है, तो मैं सीधे इसको लिख देता हूं 10 की घात -6। तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो ये माइनस सामने आकर ऐसा ये +6 हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या? pH हो गया। तो POH क्या होगा? तो POH क्या होगा? तो POH होगा 14 में से आपने 6 को घटा दिया, आंसर क्या आ गया आपका? 8 आ गया। खत्म बात समझ में आ गई? तो इस सवाल को बड़े अच्छे तरीके से देख लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बट इन केस यदि इस प्रकार का कोई सवाल आ जाता है तो मेरे सभी स्टूडेंट्स को ऐसे कोई भी क्वेश्चन बनने चाहिए। बात समझ में आ गई? इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए, और यदि कोई डाउट है, कैसा भी डाउट है बच्चों, आप उसको आसानी से पूछ लीजिए, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस जो होती है किसी भी टॉपिक को लेकर टीचर्स की, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमें सारी चीजें आसान लगती है। पर यदि मैं आपके दृष्टिकोण से देखूं तो जो नई नई चीजें आती हैं, ठीक है, पहली बार में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कुछ चीजें
मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाती है, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद पहली बार में उतने अच्छे तरीके से कनेक्ट ना हो। पर हमने कोशिश की है कि हमने बहुत ही साधारण तरीके से उदाहरण लिया है, जैसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। पर यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। ये सारी कहानी थी किसके बारे में? पीएच के बारे में। और इसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो पीएच हमने पढ़ा है इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, है ना पहले। चलिए स्टूडेंट, तो जिस तरीके से आपने ये सारी जो कहानी है वो बढ़िया तरीके से देख ली है, पीएच जो है वो आपके समझ में आ गया। मतलब ये है कि आप कभी भी आपसे यदि पीएच पूछा जाए, यदि इस प्रकार का कोई सवाल आता है या फिर पीओएच पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। इतनी कहानी में आपका जो काम है वो बढ़िया तरीके से चल जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि जो दैनिक जीवन में पीएच जो होता है उसका क्या महत्व होता है। हालांकि इसके बारे में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है और छोटा सा डिस्कशन किया हुआ था, पर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं कि भाई दैनिक जीवन में पीएच जो है वो कहां कहां पर जरूरी होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? तो भाई अम्लीय वर्षा की, ठीक है। अब अम्लीय वर्षा क्या होती है? तो देखिए जो वर्षा का जल होता है ना, ठीक है, उसका पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। वर्षा का जो जल होता है, वैसे यदि शुद्ध जल यदि वर्षा से बरस रहा है, ठीक है, तो उसका पीएच कितना होगा? भी 7 होगा। हम ये जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं उनका पीएच 7 से कम होता है और जो आपके क्षार होते हैं उनका पीएच 7 से ज्यादा होता है। और जो चीज उदासीन होती है, शुद्ध जल जो होता है, उसका पीएच कैसा रहेगा भाई? तो वो रहेगा आपका 7। वर्षा का जो जल होता है, वर्षा का जल जो होता है, वर्षा का जल, ठीक है, तो ये कैसा होगा? तो वर्षा का जो जल होगा स्टूडेंट्स वो कैसा होगा अपना? ये होगा आपका पीएच, इसका होगा कहां से? 6 से लेकर 7 और कभी कभी 7.5 के आसपास तक, ठीक है। अब वर्षा का जो जल है वो ऐसा होगा। पर कभी कभी क्या होता है, पोल्यूशन जब बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा प्रदूषण होने के कारण आपका जो वातावरण है, ध्यान से देखिएगा, एक एक करके 1 बाय 1 जो है सारी चीजें बताने वाला हूं। ज्यादा प्रदूषण होने के कारण आपका जो वातावरण है उसमें क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसकी मात्रा बढ़ जाती है। प्रदूषण ज्यादा होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाती है और वो जल के साथ अभिक्रिया कर निर्माण करती है सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरस एसिड का, नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रस एसिड का। बात समझ में आ गई? मतलब ये कि यदि ये जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो ये निर्माण करेंगी अलग अलग प्रकार के अम्ल का। तो इससे क्या होगा कि बादलों में जो है वो थोड़ा सा अम्लीयपन आ जाएगा, अम्लीयता आ जाएगी। इसके कारण क्या होगा, जो पीएच होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं, जितना आप 0 के करीब जाएंगे अम्लीयता उतनी बढ़ती जाएगी। पीएच जैसे जैसे कम होता जाएगा अम्लीयता बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ गई? तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, क्या होगा, जो पीएच होगा वो 5.6 से यदि जैसे ही कम हुआ तो फिर हम क्या करते हैं, उस जल को हम बोलते हैं अम्लीय जल। जैसे ही आपका जो पीएच है वो 5.6 से कम हुआ, हम इसको बोलते हैं आपका अम्लीय जल। बात समझ में आ गई? और ये जो अम्लीय जल होता है ये बड़ा ही खतरनाक होता है। यदि ये अम्लीय जल संगमरमर के ऊपर पड़ जाए तो सफेदी से उसका जो रंग होता है वो पीला हो जाता है संक्षारण के कारण। यदि अम्लीय जल जो है वो मृदा के ऊपर पड़ जाए तो मृदा जो है वो अम्लीय ज्यादा हो जाती है और फिर क्या होता है, उसकी अम्लीयता ज्यादा होने के कारण फिर पता है क्या होता है कि जो पैदावार होती है फसलों की वो कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी चीजें हैं पर दिमाग में फिट रखनी है क्योंकि यहीं से बनते हैं आपके क्वेश्चंस। तो अम्लीय वर्षा जो है वो किसके लिए और हानिकारक है? पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है, चट्टानों के लिए हानिकारक है, सड़कों के लिए हानिकारक है, संगमरमर के लिए हानिकारक है और सबसे ज्यादा हानिकारक है जल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए। क्यों हानिकारक है? क्योंकि यदि अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा कि जो जीव जंतु हैं उनका जो लाइफ प्रक्रम है वो छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि अम्लीय वर्षा जो है, ठीक है, वो कब हम मानेंगे कि वर्षा जो है वो अम्लीय है? तो जब उसका पीएच जो होगा वो 5.6 से कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा के पीछे की कहानी क्या है? तो अम्लीय वर्षा के पीछे की कहानी है प्रदूषण। तो जितना प्रदूषण होगा उतनी SO2 गैस होगी। कौन सी होगी? तो भाई SO2 गैस होगी और उतनी कौन सी गैस बनेगी आपकी? NO2 गैस बनेगी। तो ये दोनों प्रदूषण वाली गैसें हैं आपकी। और इन दोनों गैसों के कारण क्या होगा कि आपका जो पीएच है वो कैसा हो जाएगा? 5.6 से कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी। तो ये बात थी किसकी? अम्लीय वर्षा की। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो।
जो भी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, और उसके बाद जो है हम इसका दूसरा वाला जो भाग है वो देखते हैं, ठीक है ना। चलो ये वर्षा का जल यहां से हटा देते हैं। अब चलिए, तो बात किसकी हो गई भाई? बात कर ली हमने किसकी? अम्लीय वर्षा की। बात किसकी कर ली हम लोगों ने? अम्लीय वर्षा की। अब आप लोगों ने ये देखा होगा स्टूडेंट्स कि कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा मिठाइयां खाते हैं, ठीक है, जिनसे उनके जो दांत होते हैं उसका क्षय शुरू हो जाता है या फिर उसमें पीलापन आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये दंत क्षय क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो, बड़ी सिंपल सी कहानी है। क्या होता है भाई, हमारे मुंह का, हमारा जो लार होता है, बात समझ में आ रही है? हमारा जो लार होता है, हमारे मुंह में जो लार होता है, जो भोजन के पाचन में बड़ा ही सहायक होता है, तो लार जो रहेगा भोजन से पहले, बात समझ में आ गई, भोजन से पहले कैसा रहेगा? भोजन से पहले जो है वो क्षारीय रहेगा, मतलब उसका जो पीएच रहेगा वो 7 से ज्यादा रहेगा। पीएच जो है वो 7 से ज्यादा रहेगा, पीएच 7 से ज्यादा रहेगा, कहने का मतलब है कि वो क्षारीय रहेगा। बात समझ में आ गई? पर क्या होगा यदि आप बहुत ज्यादा मिठाइयां खाते हो, बहुत ज्यादा जो है उल्टा सीधा खाते हो, तो इससे क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर भोजन को पचाने में सहायक बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और उस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है कि जो हमारे मुंह की लार की जो अम्लीयता है वो बढ़ जाती है। तो लार भोजन के बाद, लार भोजन के बाद, बात समझ में आ रही है? तो भोजन के बाद ये जो लार है ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अम्लीय। क्यों अम्लीय हो जाएगा? क्योंकि जब आप भोजन करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे मुंह में जो लार मौजूद है उसके अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी, और इसके कारण क्या होगा कि जो लार है उसका पीएच जो होगा वो कैसा हो जाएगा भाई? वो 7 से कम होना शुरू हो जाएगा। अब सवाल पैदा होता है, सर आपने मिठाई वाली बात की थी, तो स्टूडेंट्स क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा मिठाई खाते हैं तो इससे क्या होता है कि मिठाई के कारण ये जो अम्लीयता है ये और बढ़ जाती है। अम्लीयता और बढ़ने का मतलब क्या है? आपका जो पीएच है वो और ज्यादा 7 से कम हो गया। बात समझ में आ गई? तो क्या होता है कि जब लार अम्लीय हो जाता है, बहुत ज्यादा मिठाई खाओगे, बहुत ज्यादा मीठी चीजें आप यदि खाओगे, तो लार जो है वो क्षारीय से कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और जब ये अम्लीय हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ये जो हमारे दांत हैं जो कि एनामल से मिलकर बने होते हैं, इन दांतों का जो है संक्षारण हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? आपका दंत क्षय। बात समझ में आ गई? इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं उनके जो दांत हैं उसका क्षरण यानी संक्षारण जो है वो शुरू हो जाता है, और इसी चीज को हम बोलते हैं दंत क्षय। तो यदि आपसे कोई पूछे कि दंत क्षय जो है उसकी क्या होगी परिभाषा भाई, बात समझ में आई, तो आपको बताना पड़ेगा कि अत्यधिक अम्लीय भोजन करने से या फिर अत्यधिक मिठाई खाने से क्या होता है कि हमारे मुंह के अंदर पाया जाने वाला जो लार होता है वो क्षारीय से कैसा हो जाता है? वो अम्लीय हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है, वो जो अम्ल होता है लार में मौजूद बैक्टीरिया के कारण जो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है वो दांतों के साथ अभिक्रिया करता है, और उससे जो दांत हैं उसका क्षरण, संक्षारण या फिर जो है क्षय शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, अब आपने जो है पीएच वाली बात समझ ली है। बहुत ज्यादा मीठा यदि आप खा रहे हैं देन लिटरली आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। छोटे बच्चों को तो बहुत ज्यादा मीठा खाने पर कृमि की शिकायत भी होती है, जिसमें पेट के अंदर बहुत सारे जो हैं क्या हो जाते हैं भाई? कीड़े। कीड़े तो नहीं कह सकते, इल्ली से भी छोटी चीज क्या बोल सकते हैं हम उसको? बैक्टीरिया तो नहीं बोल सकते, कृमि। कृमि जो है वो कीड़ा ही होता है, ऐसा इल्ली टाइप का होता है ऐसा, ठीक है। तो कृमि की भी शिकायत होती है यदि आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी कहानी ये है कि बहुत ज्यादा मीठा खाने की जरूरत नहीं है। यदि आप खा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके बाद ब्रश कीजिए, क्योंकि अभी एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज ये है स्टूडेंट्स इसमें कि ये जो हमारा टूथपेस्ट होता है ये क्षारकीय होता है। मतलब ये कि इसका जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है। तो टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, टूथपेस्ट जो है उसमें क्षार जरूर होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जितना भी अम्लीय बना था लार में जो भी अम्लीयपन था, जब आप ब्रश करते हो तो उससे क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा अम्ल जो बन जाता है मुंह के अंदर, उसको जो आपका टूथपेस्ट है वो क्या करता है, उसके टूथपेस्ट के अंदर मौजूद जो क्षारक होगा उस अम्ल की मात्रा को कम कर देता है, और वापस से जो लार है वो कैसा बन जाता है भाई? क्षारीय बन जाता है, जो कि बहुत अच्छा है आपके दांतों के लिए। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ब्रश करना बहुत जरूरी है, टूथपेस्ट से करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, हम फ्रेग्रेंस के लिए उसमें मिंट पुदीना वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, जिससे हमें ठंडा ठंडा फील होता है, बट मेन काम जो है टूथपेस्ट का वो है आपका दांतों की सफाई, और दांतों के आसपास जो अम्लीयता है उसको क्या करना?
कम करना। बात समझ में आ गई? तो आपके टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, आपके टूथपेस्ट में क्षार जरूर होना चाहिए, जो अतिरिक्त अम्लीयता को क्या करेगा? कम करेगा। बात समझ में आ गई? कहानी एकदम क्लियर है। चलो 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 आगे बढ़ेंगे। अम्लीय वर्षा हमने देख ली है, दांत का जो क्षय है वो भी हमने देख लिया है। बात समझ में आ गई? तो देखिए, ज्यादा अम्लीय होने से वर्षा जो है वो भी खतरनाक हो जाएगी और दांतों के लिए अम्लीयता बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं हमारा शरीर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो शरीर है वो एक बहुत बड़ा तंत्र है। हमारे शरीर के हर एक अंग का जो पीएच है वो अलग होगा, पर यदि आपसे कोई पूछे कि हमारे संपूर्ण शरीर के पीएच को आप कितना मानेंगे, तो आपको मानना है 7 से लेकर कितना? 7.8। अब हमारे शरीर में भाई जठर रस होता है जो हमारे आमाशय में पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? उसका पीएच जो है वो 2 से कम रहता है, 1.5 से भी कम रहता है, भयंकर अम्लीय रहता है, इतना अम्लीय रहता है कि वो किसी भी चीज का पाचन जो है वो आसानी से कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों का अलग अलग जगह जो है, अब रक्त का अलग होगा, ठीक है, इसके बाद जो है यूरिन है उसका अलग होगा, इसके बाद जो है प्लाज्मा जो है ब्लड के अंदर उसका अलग होगा। तो हर जगह का आपका जो पीएच है वो अलग अलग होगा। भाई लीवर का अलग होगा, पेट का अलग होगा, हार्ट का अलग होगा, सबका पीएच जो है वो कैसा होगा? अलग अलग होगा। पर यदि कोई आपसे ये पूछे कि शरीर का पीएच क्या है, तो आपको ये आंसर देना है, क्योंकि ऐसे बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शरीर एक तंत्र है। पीएच जो है वो किसी आप यौगिक के लिए बता सकते हो, किसी आप तत्व के लिए बता सकते हो, बात समझ में आ रही? किसी केमिकल के लिए बता सकते हो, बट हमारा जो शरीर है वो बहुत बड़ा तंत्र है। बात समझ में आ गई? इसलिए उसके हर एक चीज का पीएच बताएंगे यदि हम, तो हमारी जो पूरी क्लास है उसमें हमें मानव शरीर के पीएच के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, जो कि फिलहाल में हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए 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 चलिए, तो हमारा जो शरीर है उसका पीएच हो गया आपका 7 से लेकर 7.8 तक। अब बात करते हैं भाई मृदा की। तो जैसा कि आप विज्ञान और भूगोल दोनों में पढ़ते हो कि हमारे आसपास जो है अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की जो मृदा है वो पाई जाती है। मतलब कहीं पर काली मिट्टी है, कहीं पर लाल मिट्टी है, कहीं पर उपजाऊ मिट्टी है, कहीं पर बंजर मिट्टी है, कहीं पर जो है आपकी फिसलन वाली मिट्टी है, कहीं पर चमकीली मिट्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिट्टी है, बात समझ में आ रही है, जो मिट्टी है उसकी आप एग्जैक्ट पीएच नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है एक मिश्रण है और मिश्रण जो होता है उसका कोई एक सटीक सूत्र नहीं होता है। दुनिया में अलग अलग जगह की जो मिट्टी है उसका सटीक सूत्र या एक समान सूत्र नहीं हो सकता है। इसलिए मिट्टी जो है वो आपकी कैसी होती है भाई? अम्लीय भी हो सकती है, क्षारीय भी हो सकती है, बट सामान्यतः आपकी जो मृदा है वो कैसी होती है? वो क्षारीय होती है, या इसकी जो अम्लीयता है वो बहुत कम होती है। तो अलग अलग प्रकार की मृदा के लिए अलग अलग पीएच होगा, इसलिए हमने क्या किया, उस पूरे का एक परास यानी कि रेंज बना दी। तो जो रेंज होगी वो 4 से लेकर कहां तक होगी स्टूडेंट्स? 9 तक। कहीं कहीं पर ये रेंज भी लिखी रहती है, ठीक है, 3.5 से लेकर कहां तक? 10 तक। तो मृदा के बारे में या मृदा के पीएच के बारे में, मिट्टी के पीएच के बारे में हम एकदम सटीक जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर 40-50 किलोमीटर में जो मिट्टी है उसका जो कॉम्पोजिशन है, अवयव जो है उसके, वो बदल जाते हैं। बात समझ में आ गई? इसलिए मृदा का हम एग्जैक्ट पीएच जो है वो नहीं बता पाएंगे। इसलिए ये जो सवाल है ये कभी कभी ही आपसे पूछा जाएगा, और यदि पूछा जाता है तो आप बताइए कि मृदा जो है अलग अलग जलवायु के कारण, अलग अलग जगह के कारण, अलग अलग तापमान के कारण, अलग अलग वायु की आर्द्रता के कारण, अलग अलग चट्टानों से बने होने के कारण सभी जगह की जो मृदा होगी वो एक समान नहीं होगी। इसलिए उसका जो पीएच है वो कैसा होगा? वो आपका भिन्न भिन्न होगा सभी जगह पर आप उसको 4 से लेकर 9 या 3.5 से लेकर 10 के बीच में आप रख सकते हैं। तो मृदा आपकी अम्लीय भी है और कैसी आपकी? क्षारीय भी है। हमारे शरीर की यदि हम बात करें तो हम उसको क्षारीय के रेंज में रख रहे हैं, बट हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अम्लीय हैं, जैसे हमारे उदर यानी कि आमाशय के अंदर पाया जाने वाला आपका जठर रस, जिसको आप HCl भी कहते हो। ठीक है, चलो, तो कहानी सिंपल थी, बहुत बढ़िया सी कहानी थी। देखो, तो क्षारीय हो गया। अब बात कर लेते हैं भाई दूध की। अब बात कर लेते हैं दूध की। तो दूध जो होता है, अब इसमें भी वैरायटी है बहुत सारी। बात समझ में आ रही है भाई? गाय का दूध है, भैंस का दूध है, बकरी का दूध है। क्लियर? तो सबके दूध की जो पीएच होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है, क्योंकि हर एक दूध में जो लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है दूध के अंदर,
ठीक है। तो हर एक प्रकार के दूध में जो लैक्टिक अम्ल होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, उसकी जो मात्रा होती है, उसकी जो सांद्रता होती है वो डिफरेंट होती है। इसीलिए क्या होता है, हमने ये माना हुआ है कि जो दूध है, बात समझ में आ रही है, जो दूध है उसका जो पीएच होगा वो 6.5 से लेकर कहां तक होगा, 6.9 तक होगा। मैं एक ही फ्रेम में इसलिए समझा रहा हूं आप लोगों को, 1 बाय 1 भी मैं इसको करवा सकता था, बट उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे आपको याद जल्दी रहेगा। ठीक है, तो देखो जो दूध, इससे आप तुलना भी कर सकते हो, है ना। तो जो दूध होगा उसका पीएच कितना होगा, 6.5 से लेकर 6.9 तक। तो यदि आपसे कोई पूछे कि दूध कैसा है भाई, तो आपको बताना पड़ेगा कि दूध जो है वो अम्लीय है। तब तो एक टाइम बाद जब उसके अंदर के बैक्टीरिया, जिसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और दूध फट जाता है और दही में परिवर्तित हो जाता है, तो बनने वाला जो दही है वो कैसा लगता है आपका, खट्टा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अम्ल है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो अम्ल है वो कैसे होंगे, तो वो आपके खट्टे होंगे। बात समझ में आ रही है। और क्षारक कैसे होंगे, तो क्षारक को वैसे तो कड़वा लिखा जाता है वैसे तो कड़वा लिखा जाता है, पर वो कसैले होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा दूध फटने के बाद जो है उसमें खट्टापन आ जाता है। बात समझ में आ गई। तो दूध का जो पीएच होगा स्टूडेंट्स, वो होगा आपका 6.5 से लेकर 6.9 तक। अम्ल कैसे होंगे, खट्टे होंगे। क्षारक कैसे होंगे, कड़वे होंगे, है ना। इसको मिटा देते हैं, फिलहाल में इसकी जानकारी की जरूरत नहीं है। चलो अब बात करते हैं हम थोड़े से रक्त के बारे में। और जो रक्त है उसका पीएच कितना होगा, तो भाई 7.35 से लेकर 7.45 तक। बात समझ में आई। अब इसमें भी एक वैरायटी नहीं हो सकती, पूछे क्यों, क्योंकि सबका ब्लड ग्रुप अलग है। बात समझ में आ रही है। सबके ब्लड में प्लाज्मा की जो उपस्थिति है वो अलग है, सबके खून का जो सूत्र है वो डिफरेंट है। इसीलिए क्या होगा, रक्त का जो पीएच है वो एक फिक्स नहीं हो सकता, वो 7.35 से 7.45 के बीच में होगा। मतलब जो आपका रक्त है वो क्षारीय है, आपका जो रक्त है क्षारीय है। और जाने अनजाने में बहुत सारे बच्चों ने जो रक्त है उसका स्वाद चखा होगा, जो कि साबुन जैसा लगता है, कसेला यानी कि कड़वा। अब देखो कब किया होगा, मैं आपको बताता हूं। कई बार क्या होता था, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, वैसे नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी किया होगा। कई बार क्या होता है, हम लोग स्टेपलर वगैरह यूज कर रहे होते हैं, तो ना हाथों में स्टेपलर लग जाता है, तो हल्का सा ब्लड निकल जाता है। तो कुछ लोगों की आदत क्या होती है, जो कि सही नहीं है, उसको ना ऐसे चूस लेना। स्टेपलर निकाल दिया, वो हल्का सा ब्लड निकल गया, उसको ऐसे चूस लेना। तो आपने यदि ऐसा किया है, जो कि सही आदत नहीं है, पर यदि आपने ऐसा किया है, विज्ञान में इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स कभी कभी चलते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि आपने ऐसा किया है तो आपने ये जाना होगा कि जो ब्लड है, आपका जो रक्त है, उसका जो स्वाद है वो खट्टा नहीं होता है। वो कैसा होता है भाई, वो या तो होगा कड़वा कड़वा कड़वा, या तो वो कड़वा होगा, या फिर कैसा होगा, तो कसैला होगा। या तो कड़वा होगा या फिर कैसा होगा, तो भाई ये होगा आपका कसेला। तो इस तरीके से जो है हम ये बता सकते हैं कि रक्त हमारा क्षारीय है और जो हमारा दूध है ये कैसा है भाई, ये आपका अम्लीय है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताना है कि जो अंडा होता है, ठीक है, वो अम्लीय है या फिर क्षारीय। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है ना। चलो और बात करेंगे किसकी, तो एक और बात कर लेते हैं भाई, शहद की बात कर लेते हैं। तो शहद जो होता है वो भयंकर वाला आपका अम्लीय होता है। देखो 3.5 से लेकर 6 तक। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां पर जो है मैंने कुछ ऐसी चीजें ली हैं जिनका रासायनिक सूत्र फिक्स नहीं है, मतलब वो एक प्रकार के मिश्रण है, जैसे कि शहद, जैसे कि दूध, जैसे कि रक्त, जैसे कि मृदा। मतलब आप ध्यान से देखो, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट आज तक जो है हमें इनका रासायनिक सूत्र नहीं पता चला, क्योंकि जो मिश्रण होते हैं आप उनका रासायनिक सूत्र एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इसलिए शहद, दूध, रक्त और मिट्टी जो है, इसका रासायनिक सूत्र आपको पता ही नहीं आज तक, और कभी पता चलने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये सब एक प्रकार के क्या है भाई, मिश्रण है। आप ये बता सकते हो कि किन चीजों से मिलकर ये बने हुए हैं, पर आप ये नहीं बता सकते कि इसका एग्जैक्ट रासायनिक सूत्र क्या होगा। बात समझ में आ गई। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से देखिए। अब शहद कैसी है, तो भाई शहद है आपकी अम्लीय। तो शहद कैसी है स्टूडेंट्स, तो ये है बेटा आपकी अम्लीय। ठीक है, और दूध कैसा है, ये भी अम्लीय है। रक्त कैसा है, तो क्षारीय है। बात समझ में आ गई। अच्छा, हमारा शरीर कैसा, मृदा कैसी है, तो अम्लीय क्षारीय दोनों है। हमारा जो शरीर है वो कैसा है, तो उसको हम कैसा मानते हैं, क्षारकीय मानते हैं। अम्लीय वर्षा जो है, जिसके बारे में हमने काफी चीजें भी डिस्कस की है, उसका जो पीएच है वो कैसा है आपका 5.6 से यदि कम होगा,
ठीक है, तो वो कैसा होगा, अम्लीय हो जाएगा आपका। दंत क्षय जो है वो भी किसके कारण होता है, लार में अम्लीयता के बढ़ने के कारण। इन सारी चीजों को हमने जो है बड़े ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। आप इसको बढ़िया तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, कसैला, ठीक है ना। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यही हमारा टॉपिक था दैनिक जीवन में पीएच। हम चल रहे हैं आगे और देखते हैं इस चैप्टर में कुछ और चीजें हैं जैसे कि लवण, उसके बारे में कुछ और अतिरिक्त जानकारी हम अब जो है कलेक्ट करते हैं।